तो लॉकहीड मार्टिन का ये प्लेन पिछले महीने 14 जून को कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष हालात में जो है तिरुवनंतपुरम केरला के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2 दिन पहले तक, यानी कि 12 जून तक, ये अरेबियन सी में जो है भारतीय नौसेना के साथ जो है युद्धाभ्यास कर रही थी, और युद्धाभ्यास के बाद ये अपने आगे के डिप्लॉयमेंट, शायद परहैप्स पैसिफिक की तरफ जो जा रही थी, ये आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन 14 तारीख को सडनली जो है इंडियन एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, IACCS जिसको बोलते हैं, उन्होंने इस विमान को भारतीय वायु क्षेत्र में जो है इंडियन एयर स्पेस में डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद इसको वार्निंग दी, और ये जानकारी मिलने पर कि ये प्लेन डिस्ट्रेस में है, कुछ इमरजेंसीज के साथ में है, उन्होंने इसे अलाउ किया त्रिवेंद्रम में उतरने के लिए। अब ये कहना ये है कि ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लेन है, स्टील्थ प्लेन है, और ये निश्चित रूप से जो है कोई भी सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स होता है उसमें खराबियां होने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है, और इसमें भी हो सकता है कोई भी इक्विपमेंट परफेक्ट नहीं होता, इसमें भी वो संभावना हो सकती है। उतरने के बाद जो है, जब ये तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतरा तो इसके पायलट से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि फ्यूल लो था हमारा, पहले उन्होंने कहा कि हमारा फ्यूल लो हो गया था। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एक प्रोफेशनल, मतलब कि नेवल पायलट, जो कि सैकड़ों बार या हजारों बार जो है हवाई जहाज को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके उड़ा होगा और उतरा होगा, और उनको मिशन का पता रहता है कि कितना फ्यूल उनके पास में है, उनको मिशन कितना देरी तक परफॉर्म करना है और कब उनको वापस आना है। इट इज वेल नोन टू एवरी पायलट, नॉट ओनली नेवल पायलट बट एयरफोर्स के पायलट भी अच्छे से जानते हैं कि भाई कहाँ से उनको वापस आना है, क्योंकि उनके पास कितना फ्यूल बचा हुआ है इसका इंडिकेशन उनके पास हमेशा रहता है उनके सामने डिस्प्ले पर। उसके बावजूद भी ये प्लेन कहता है, इसका पायलट ने कहा कि फ्यूल लो हो गया है, तो कहा गया कि ठीक है साहब, फ्यूल आपको दे देते हैं, आप लेकर के जा सकते हैं फ्यूल। उसके बाद जो है उसने कहा कि नहीं, फ्यूल लो के साथ साथ जो हमारी जो है साथ हाइड्रोलिक्स में ही प्रॉब्लम है। हाइड्रोलिक्स वो चीज़ें होती हैं जो कि एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर को अप डाउन करने के लिए या कुछ उसे कंट्रोल सर्फेसेस को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एक टेक्नोलॉजी है जो कि हर एक एयरक्राफ्ट में मोर और लेस होती है। बिना हाइड्रोलिक्स की कोई एयरप्लेन उड़ नहीं सकता। तो हाइड्रोलिक्स की खराबी कोई ऐसी खराबी नहीं है जिसको कहा जाए कि मतलब कि जो है इसको दूर करने में कोई इतनी ज्यादा मतलब परेशानी आने वाली है। खैर एनीवे, वो भी मान लिया गया। फिर इनकी एक टीम आई, उन्होंने इसको इंस्पेक्ट किया और उस हाइड्रोलिक्स की खराबियों को जो है, जो भी है उनके हिसाब से जो था उन्होंने चेक किया कुछ, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। फिर इनके कुछ ब्रिटिश इंजीनियर्स भी आए, टेक्नीशियंस भी आए दोबारा, और वो भी उन्होंने भी इसको अटेंड करने की कोशिश की, बट कुछ हो नहीं पाया। साथ साथ जो है उनकी एक इंसिस्टेंस रही, उन्होंने इस पर भारतीय वायुसेना ने या इंडियन अथॉरिटीज ने जो उनको ये भी ऑफर किया कि मानसून का सीजन है और तिरुवनंतपुरम या केरला में बहुत भयानक बारिश होती है, और किसी को एयरक्राफ्ट या कोई भी कॉस्टली इक्विपमेंट को उसमें खुले में खड़े रखना जो है खतरे से खाली नहीं है, बहुत तरह के डैमेजेस हो सकते हैं। तो उन्होंने ऑफर किया कि इसे हम हैंगर में आपको पार्क करवा देते हैं और वहां पर आप इसकी रिपेयरिंग की जो व्यवस्था करनी है आप देख लें। बट उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बाहर ही रहेगा। पायलट भी वहां से हटने को तैयार नहीं था। फिर उनकी टीम आई तो पायलट वहां से हटा। ये सब चीजें पिछले चल रही है 17 या 18 दिनों से। अब इंडियन मीडिया में बहुत तरह के मतलब कि जो है इस तरह के ये हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इंडियन एयरफोर्स के रडार ने जो है इसको लॉक कर दिया और ये लॉक होने के बाद जो है ये उड़ नहीं पा रहा है। तो ये सब थोड़ी मुझे लगती है कि फिजूल की बातें हैं। आप रडार से किसी प्लेन को लॉक नहीं कर सकते।
रडार से डिटेक्ट कर सकते हैं, बट आप उसको लॉक नहीं कर सकते हैं कि भाई वो एरोप्लेन का फंक्शनिंग ही बंद हो जाए। तब तो दुनिया में सबसे आसान करना, मिसाइल मारने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, आप एयरक्राफ्ट को लॉक कर दें, वो गिर जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि उस एयरक्राफ्ट, चूंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट है और इसको मेंटेन करना, ऑपरेट करना बहुत ही दुरूह का कार्य है, ये सभी मानते हैं। इसके ऑपरेटर्स मानते हैं, इवन अमेरिकन एयरफोर्स जो इसको बड़ी संख्या में इस्तेमाल करती है, उन्होंने भी जो है अब इसको इस्तेमाल करने में जो दिलचस्पी थी उसमें अब कमी आती जा रही है। उनका कहना है कि 4.5 जनरेशन के फाइटर्स जो कि एडवांस जो है उनके F-15 हैं, जिनको अपग्रेड किया गया है बहुत पिछले कुछ समय में, ये प्लेन्स जो है ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इनको ऑपरेट करना और मेंटेन करना जो है आसान है। F-35 का जैसा कहा जाता है कि इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना हाई है कि इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट को जो है $45,000 पर आवर की है। आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ ऑपरेट करना $45,000 पर आवर, ये किसी भी देश के लिए मैं नहीं समझता कि बहुत आसान मतलब कि होगा इस प्लेन को ऑपरेट और मेंटेन करना। अमेरिका के तो बात अलग है, उनके अमेरिका की इकोनॉमी या उनके पास जितना ये है वेल्थ है या जो उनका सेटअप है और जिस तरह की उनकी अर्थव्यवस्था है, उसमें तो मे बी पॉसिबल, लेकिन लंबे समय तक उन्हें भी शायद ये महसूस होने लगा है कि F-35 जो है वो इतना मतलब कि जिसका मतलब ये है, उसको जो है बड़ी संख्या में ऑपरेट करना और ये करना आसान नहीं है। प्लस तो मैं ये मानता हूं कि जो तिरुवनंतपुरम में जो प्लेन उतरा हुआ है उसके अंदर में कुछ सीरियस खराबी आई, चूंकि ये प्लेन मोस्टली जो है कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, पायलट का इसमें बहुत कम रोल होता है। वेपन फायरिंग वगैरह में जरूर करते हैं, बट खासकर प्लेन उड़ाने में जो है मैंने ये ज़्यादातर जो है ये कार्य जो है इसके अंदर में कंप्यूटर्स और उसके सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो करती हैं, और वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि शायद मतलब कि रॉयल नेवी के जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी होगी मेंटेन करने की, लेकिन इन डेप्थ जो है कह सकते हैं जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो फेल हो रहे हैं। बड़ी कॉन्स्पिरेसी और भी चल रही है कि इंडिया में कि नहीं ये कुछ स्पाइंग करने हो सकता है कि इंडियन रडार के प्रेजेंस को देखने के लिए या कि इसके सिल्क कैरेक्टरिस्टिक्स को जांचने के लिए कि इंडियन रडार पकड़ सकते हैं कि नहीं, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं वो तो खड़ा है वहां पर अनंतपुरम में, और उसके बावजूद भी जो है वो स्पेस से जो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है और जानकारियां जुटा करके जो है स्टिल्स वाला, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई एयरक्राफ्ट के अंदर में जो बैटरीज लगी होती हैं उसको जब पार्क किया जाता है तो मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर में वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बिकॉज एक खड़े एयरक्राफ्ट के अंदर में भी सारे सिस्टम्स, बहुत से सिस्टम्स के ऑन रहते हैं और उनके लिए पावर चाहिए। 48 घंटे से ज़्यादा आप नहीं खड़ा करते, अनलेस कि हैंगर है जहाँ उसको बैकअप पावर सप्लाई दिया जाए और वो अपने सिस्टम को ऑन भी रखे और बैटरी भी उसकी चार्ज रहे, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट खुले में जो है ये 48 घंटे ज़्यादा नहीं रख सकता, इसलिए जो है वो सब फालतू बातें बकवास मुझे लगती हैं। रही बात की कॉम्प्लेक्सिटी की, तो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है कि भाई रॉयल नेवी के इंजीनियर्स भी इसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ तक मतलब कि इसके अंदर में है। अब इसके लिए फिर लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियर्स आवे, उनके स्पेशलिस्ट आवे, तभी इसको कुछ किया जा सकता है। अदरवाइज आई थिंक कि मतलब कि दिस प्लेन हैज टू बी लोडेड ऑन ए C-5 गैलेक्सी और C-17 ग्लोबमास्टर एंड टेकन टू द बेस और टू द लॉकहीड मार्टिन फैक्ट्री, जहाँ पर इसकी जो है गहन माने इसका जो है मेंटेनेंस वर्क किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम कहें कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो या कि कोई और ऐसी बात हो। मेरा मानना है कि ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस प्रॉब्लम के कारण यहाँ खड़ी है, जो कि रॉयल नेवी के इंजीनियर्स जो है इसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, और वो प्लेन यहाँ पर खुले आसमान में खड़ा हुआ है। शायद अब रॉयल नेवी तैयार हुई है कि इसको हैंगर में ले जाया जाएगा और फिर कुछ और स्पेशलिस्ट आकर के 30-40 लोगों की एक टीम आकर के उसको इंस्पेक्ट करेगी
और रिपेयर करने की कोशिश करेगी, गॉड नोज व्हाट हैपेंस। लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि इस प्लेन को रखना किसी भी देश के लिए कितनी चिंताजनक और कितनी खतरनाक बात हो सकती है कि जब जरूरत पड़े या कोई ऐसी समस्या आए तो आपके लोग इसको ठीक ना कर पाए, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको लॉकहीड मार्टिन पास जाना पड़े। तो आप समझ सकते हैं कितना दुरूह कार्य है किसी भी नौसेना या वायुसेना के लिए इसको अपने बेड़े में रखना और इसको ऑपरेट एंड मेंटेन करना। रही बात ट्रैक रिकॉर्ड की, तो ट्रैक रिकॉर्ड भी इस प्लेन का कोई बहुत अच्छा नहीं है। अब तक 18 बार ये प्लेन क्रैश हो चुका है डिफरेंट कारणों से, लेकिन हो चुका है। और चूंकि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है तो इंजन में यदि किसी भी तरह की समस्या आए तो आई तो बचना मुश्किल है। तो ले दे करके आप ये कह सकते हैं कि ये प्लेन कोई माने इसके ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छे नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत जैसे देश के लिए F-35 बिल्कुल ही सुटेबल नहीं है। इनफैक्ट जो है कि एडवांस्ड 4.5 जनरेशन फाइटर्स लाइक राफेल जो कि एडवांस सेंसर से लैस हैं, वो हमारा काम बखूबी कर देते हैं और उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी जो है कंपैरेटिवली जो है काफी कम है। अब रही बात की स्टिल्थ की, हम बात करें जिसके लिए ये हवाई जहाज फेमस है। स्टिल्थ कैरेक्टरिस्टिक हम इसको बोलते हैं कि भाई कोई प्लेन को रडार से डिटेक्ट करना संभव नहीं हो, कोई रडार उसको डिटेक्ट ना कर पाए, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टिल्थ बोलते हैं। तो अब ये स्टिल्थ जो है 90s में जो है ये शुरू हुआ था। अमेरिकन ने पहले लेट 80s में कह सकते हैं एक पहला प्लेन उन्होंने F-117 जो बनाया था। उसके बाद जो है उन्होंने F-117 को कुछ दिनों तक चलाया, 10-12 साल तक, फिर उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इन बिटवीन एक नया प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया एक F-22 का, और उसी समय जो है एक B-2 बॉम्बर्स जो है अर्ली 90s में बनकर उनका तैयार हुआ था, जो कि फ्लाइंग विंग डिजाइन का है और माना जाता है कि ये सबसे अच्छा स्टिल्थ है। और फिर F-22 रैप्टर जो उनके फाइटर प्लेन है, उसको भी माना जाता है कि अच्छा बने ये स्टिल्थ प्लेन है। अब रही बात कहने की कि ये स्टिल्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई एयरक्राफ्ट बिल्कुल ही रडार को नहीं देख सकता। स्टिल्थ का मतलब है कि रडार के क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है, बहुत से उपाय उसमें करके जो है, बहुत से उसने डिजाइन में उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करके, ताकि उसका रडार क्रॉस मीन्स आप कह सकते हैं कि ये लो ऑब्जर्वेबल प्लेन्स हैं, मीन्स जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है लेकिन बहुत दूर से नहीं, ये काफी नजदीक आने के बाद आप उसको देख सकते हैं, या बहुत दूर से देखेंगे भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्लेन है या कोई और ऑब्जेक्ट है या फिर कोई फ्लाइंग बर्ड है या कुछ और भी है। तो बेसिकली लो ऑब्जर्वेबल। लेकिन ये कहना कि कोई रडार नहीं पकड़ सकता, ये भी अपने आप में गलत है। रडार में जैसे ही आप, चूंकि प्लेन के अंदर में नॉर्मली जो है हाई फ्रीक्वेंसी वाले एक्स बैंड रडार होते हैं, तो नेचुरली एक्स बैंड रडार की पकड़ में ला चुके हैं। एक्स बैंड रडार का मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसका बैंडविड्थ कम होगा, और बैंडविड्थ कम होने की वजह से जो है वो बहुत से मतलब कि ऑब्जेक्ट्स को जो है पकड़ने में उसको जो है दिक्कत आ सकती है। खासकर जो जिसमें थोड़ी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी जो डाली गई है, जो कि दो तरह से होती है, एक ज्योमेट्रिकल स्टिल्थ होती है, शेप इस तरह के एयरक्राफ्ट का बनाया जाता है कि मोस्ट ऑफ द रडार वेव्स जो उस पर टकराती हैं वो किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो वापस जो है रडार की तरफ के रिसीवर की तरफ नहीं जाती हैं, या जाती भी है तो बहुत कम सिग्नल जाती है। और दूसरा होता है उसके ऊपर में जो है कुछ स्किन जो है एयरक्राफ्ट का है, उस पर कुछ पेंट्स इस तरह के लगाए जाते हैं, कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाती है। उसके स्किन में कुछ हनी कॉम टाइप का जो है कि स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जिसमें कोई वेव पड़ती है तो एक सर्फ हनी कॉम में जिगजैग पैटर्न टाइप का कुछ बन जाता है। ऊपर से देखने में आपको प्लेन लगेगा, बट माइक्रोस्कोप से आप उठा के देखेंगे तो उसको जो है आपको जिगजैग पैटर्न नजर आएगा, और वेव्स जो है जिगजैग पैटर्न एक सरफेस से दूसरे सरफेस, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, कई बार टकराने के बाद वो वापस आती हैं। नेचुरली एवरी मतलब कि जो है जो रडार का रिफ्लेक्शन जो होता है उन सरफेस पर जो है थोड़ी एनर्जी लॉस होती है, और फिर वो जब बाहर आती है तो काफी कम हो जाती है। तो जो वो रिटर्न जो
एनर्जी है रडार वेव्स की जो है, जो जाती है रडार के रिसीवर को, वो बहुत कम आती है। इसलिए आपको लगेगा कि भैया ये तो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम है। तो आपको वर्चुअली यदि बहुत छोटा है तो आप उसको जो आसपास के जो क्लटर्स हैं लैंड के, चाहे कोई और चिड़िया है, चाहे कोई पेड़ है, उन सबों के साथ मिक्स होकर के आपको लगेगा कि भैया ये हवाई जहाज है ही नहीं। तो ये है बेसिकली रडार। लेकिन क्या स्टिल्थ को बिल्कुल नहीं पकड़ा था? बिल्कुल ऐसी गलत चीज है ये, बिल्कुल पकड़ा जा सकता है। आप एल बैंड रडार या यूएचएफ बैंड के रडार जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी में है, उनसे आप इनको पकड़ सकते हैं आसानी से और उनको देखा भी जा सकता है, जो कि अभी आपके IACCS रडार त्रिवेंद्रपुरम ने जो ने इसको पकड़ा और इसको जो है डिटेक्ट किया। अब आप ये कहेंगे भैया IACCS से पकड़ सकता है तो हमारे हवाई जहाज कोई हवाई जहाज को क्यों नहीं डिटेक्ट कर सकता? तो दोनों के में फर्क है। हवाई जहाज में कोई रडार होते हैं उसके लिए जगह बहुत कम है, उसका नोज कोन जो आपने हवाई जहाज का देखा होगा छोटा सा जो रहता है सामने में नुकीला जो है बना, वो उतनी ही गोलाई के जो है उसी के अंदर आपको अपने रडार्स को फिट करने हैं। तो इसका मतलब है कि रडार्स जो है वो बहुत बड़े साइज के नहीं हो सकते। तो बड़े साइज के नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि उसमें जो है लोअर बैंड वाले रडार्स नहीं लग सकते, क्योंकि लोअर बैंड के जो है फ्रीक्वेंसी तो लो होती है लेकिन बैंडविड्थ बहुत हाई होता है। तो आपकी एंटेना साइज जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि उसको उन्हें फिट ही नहीं होगा। तो ये आपकी मजबूरी है कि रडार के जो है एक्स बैंड में ही आपको मतलब कि जो है या सी बैंड, एक्स बैंड में मोस्टली जो है आपको जो है वहां पर हवाई जहाज में लगेगी। तो हवाई जहाज से डिटेक्ट तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, थोड़ा दिक्कत है, मुश्किल नहीं है, करकत है, दिक्कत है, असंभव नहीं है। लेकिन ग्राउंड बेस्ड जो रडार्स होते हैं, एल बैंड रडार्स होते हैं या यूएचएफ रडार्स होते हैं, वो स्टिल्थ को पकड़ सकते हैं और उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या यह संभव है कि ग्राउंड बेस्ड रडार की हेल्प लेकर के जो है उसको स्टिल्थ प्लेन को जो है मिसाइल फायर करके गिराया जा सकता है? स्ट्रेट में कहे तो नो, मुश्किल है। लेकिन कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है करने में कोई ऐसा नहीं का संभव काम है। आप लोअर बैंड यूएचएफ या एल बैंड रडार ग्राउंड पर जो लगा रखे हैं उससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो है आप कोई एक्स बैंड रडार को पास ऑन कर दें, और वो एक्स बैंड रडार जो है मिसाइल फायर करके जो है गाइड कर सकता है मिसाइल को जो है उस एयरक्राफ्ट तक जो स्टिल्थ है, और वहां जाकर के एयरक्राफ्ट को जो है ये किया जा सकता है, शूट डाउन किया जा सकता है। ये मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, किसी ने किया या नहीं किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड के जो रहने के कारण जो है मैं ऐसा समझता हूँ कि ये संभव है कि आप एल बैंड रडार या यूएचएफ रडार से जो है उसको डिटेक्ट करें, जो कि ये बहुत यूज होते हैं इसलिए सिर्फ ग्राउंड पर ही लग सकते हैं। तो उसको डिटेक्ट करें और फिर जो है वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करें किसी एक्स बैंड रडार से ग्राउंड पर जो है, और उससे आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है मिसाइल फायर करके शूट डाउन करे, या उसको जो है आप अपने एयरक्राफ्ट को भी ट्रांसफर कर, जो आपके उस एरिया में है उसको भी वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं डेटा लिंक के थ्रू जो है, तो वो एयरक्राफ्ट भी जो है मिसाइल फायर करके उस मिसाइल को गाइड कर सकता है कि उस स्टील प्लेन के तरफ जो है, और उसको शूट डाउन कर सकता है। ये तो जस्ट मैं कहता हूँ बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो स्टील कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम बहुत बड़ा हुआ माने कि इसके बगैर जो है किसी काम नहीं चल सकता। इनफैक्ट जो स्टील को मेंटेन करना इट इज ए हरकुलियन टास्क। कुछ घंटे बाहर रहने के बाद ही उनके जो है रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल वाले पेंट जो ऊपर में लगे रहते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, और उनको जो रिपेयर करना पड़ता है दोबारा, विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। प्लस इनको लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए जो है इनको जो है एयर कंडीशन हैंगर चाहिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10-20 आपके पास प्लेन हो तो कितने बड़े हैंगर्स उस बेस में, और उसको एयर कंडीशनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी आएगी, प्रॉब्लमेटिक। प्लस एट द सेम टाइम चूंकि ये स्टिल्थ है तो इसके एक्सटर्नल पाइलॉन्स पर कोई हथियार नहीं लग सकते, सारे हथियार जो है वो इंटरनल बे में रहेंगे। इंटरनल बे में बहुत कम जगह होती है, शायद 4 या 6 मिसाइल से ज्यादा एक F-35 कैरी नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं, जबकि दूसरे प्लेन जब आपके सुखोई 30 MKI जो है 12-14 मिसाइल्स ले जा सकते हैं, F-15 अमेरिका का जो है वो तो 24 मिसाइल तक ले जा सकता है, मतलब मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन में। तो बहुत से लिमिटेशन
मैंने स्टील्थ प्लेन के साथ में है और वही F-35 साथ में भी है। और अभी तक ऐसा भी कुछ हमने नहीं देखा है कि F-35 जो है किसी हेविली कंटेस्टेड जो है एयर स्पेस में घुस करके जो है इसने कहीं अटैक किया हो और उसमें सक्सेस हासिल की हो, दुनिया में अभी तक तो नहीं देखा गया। तो स्टील्थ के बारे में बहुत सी चीजें जो हैं मेरे हिसाब से ओवर हाइप्ड भी हैं, है टेक्नोलॉजी है, उसके फायदे हैं, बट ओवर हाइप्ड भी हैं और शायद दुनिया उसी का शिकार है। अभी अभी जो है जब अपने प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अमेरिका गए थे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है F-35 का ऑफर दिया था, बट आई थिंक दैट इज इफ यू गो फॉर दैट इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर अस। आप सारा काम धंधा छोड़ करके, मालूम आप सारी एयरफोर्स जो F-35 को मेंटेन करने में ही लगी हुई है और इसकी इवन अमेरिकन जहां पर इसका प्रोडक्शन होता है लॉकहीड मार्टिन और अमेरिकन एयरफोर्स में भी F-35 की अवेलेबिलिटी मैंने एट ए टाइम कितने प्लेन्स उड़ने के लिए तैयार इनको मिलते हैं, इट इज हार्डली 28-30%। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1/3 ऑफ द प्लेन से ज्यादा प्लेन, 2/3 से ज्यादा प्लेन आपके ऑलवेज ग्राउंडेड रहेंगे। तो आप चाहते हैं कि यदि आपके पास 200 प्लेन रेडी रहें हमेशा, मतलब फ्लाइंग के लिए या कोई लड़ाई के लिए जो है, तो इसका मतलब आपके पास कम से कम 600 से ज्यादा प्लेन होने चाहिए, तभी 200 रेडी रहेंगे एट ए टाइम। समझ लिए कितनी बड़ी मतलब परेशानी है और कितना बड़ा मतलब कि जो है एक समस्या है किसी भी एयरफोर्स के लिए। अमेरिकन एयरफोर्स तो बहुत बड़ी है, उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत इनॉर्मस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास फंडिंग आती है, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन हम लोग भारत जैसे देश के लिए या और किसी मीडियम मतलब साइज के देश के लिए ये बहुत बड़ी समस्या होगी और मुझे नहीं लगता कि इसका जितनी बड़ी समस्या बनेगी उतना फायदा हमें इसका मिलेगा। तो आज इसी बात यहीं पर हम अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और निश्चित रूप से हमारे चैनल प्लैनेट 9 को आप सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।